नमस्कार, मैं गौरव अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज़। पर उससे पहले अभी 4 अगस्त को यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें टोटल 829 लोग क्वालिफाई हुए। प्रदीप सिंह टॉपर बने और थर्ड रैंक जो प्रतिभा वर्मा हैं, फीमेल टॉपर रहीं। तो सभी 829 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इंक्लूडिंग प्रदीप सिंह और प्रतिभा वर्मा को हमारी बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएँ। आशा करते हैं कि ये लोग भारत के भविष्य निर्माण में अपना पूरा सहयोग देंगे, पूरा योगदान देंगे। पर जब हम एक कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं, तो ये समझना मुश्किल होता है कि आखिर इन लोगों में ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं था? क्योंकि जब कभी भी कोई एप्लीकेंट आता है, फॉर्म भरता है, एग्ज़ाम देने जाता है, तो वो ये मान के चलता है कि जितनी वैकेंसी है, जैसे पिछली बार 829 वैकेंसी थी, तो इसमें से 1 सीट उसके लिए रिज़र्व है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो आकर के उसका 1 सीट खा जाते हैं? ये समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें एग्ज़ाम में जो आते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स एंटर करते हैं इस फील्ड में और जो सेलेक्ट होते हैं, उनके बीच के अंतर को हमें समझना होगा। तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि एप्लीकेंट तो सबके सब होते हैं। ऑब्वियसली जिस किसी ने फॉर्म भरा है वो सब एप्लीकेंट है, ठीक है? तो सबके सब होते हैं एप्लीकेंट। एप्लीकेंट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो किसी न किसी कंपल्सन की वजह से आते हैं, ड्यू टू सम कंपल्सन। कंपल्सन क्या हो सकता है? कि पिताजी ने कहा है यूपीएससी की तैयारी करो तो चले आए। अभी जॉब नहीं मिल रही है, खाली बैठे हैं तो सोचा कि यूपीएससी की ही तैयारी कर ली जाए। तो इनके लिए ऑब्जेक्टिव होता है यूपीएससी की तैयारी करना। वो यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, तैयारी करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है। एग्जाम देते हैं, होना ना होना इनके लिए सेकेंडरी है। ऑल्दो दिमाग में होता है कि एग्जाम में देंगे और हो ही जाएगा, लेकिन एग्जाम की तैयारी इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है, ये तैयारी करने ही आते हैं। जो दूसरे तरह के कैंडिडेट्स हैं, जिनको मैं एक्चुअली कहूंगा वो एस्पिरेंट है। ये आते हैं किसी न किसी अपने ड्रीम की वजह से, अपने पैशन की वजह से, अपने डिजायर की वजह से वो सिविल सर्वेंट एक्चुअली बनना चाहते हैं, उसके लिए आते हैं। इनका सिर्फ एक गोल होता है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। उसके लिए वो सारी मेहनत करने को तैयार होते हैं। वो जो हर किसी गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं। वो एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो एस्पिरेंट इस तरह के होते हैं जो सिविल सर्वेंट बनने ही आते हैं, अपने ड्रीम की वजह से, अपने डिजायर की वजह से, अपने पैशन की वजह से, ठीक। उन वो 2 तरह के अप्रोच से सिविल सर्विसेज के पूरे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखते हैं। एक होता है बॉटम अप अप्रोच और दूसरा होता है टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले बॉटम अप अप्रोच क्या है? बॉटम अप अप्रोच होता है कि हम आए इस फील्ड में, आने के बाद सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन होगा पिछले साल का, उसको देखेंगे कि आखिर यूपीएससी ने क्या-क्या उसमें कहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, तो ये चेक करेंगे कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद फिर उसमें देखेंगे कि कब तक दे सकते हैं, क्या अटेम्प्ट है, कैसे है, नहीं है। पर टारगेट क्या होगा कि पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि व्यक्ति पहली बार जब कोई काम कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा उत्साही होता है, सबसे ज्यादा मेहनती होता है। उसके बाद धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका बढ़ने लगता है। अगर आप देखें कई सालों के रिजल्ट उठा करके, तो देखेंगे कि लगभग 30 to 40% जो कैंडिडेट होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच वाले क्या करते हैं कि वो आए, उन्होंने पहले क्या देखा कि एलिजिबिलिटी देखी, एग्जाम का पैटर्न देखा,
और उसके बाद सिलेबस देखा। सिलेबस देख करके उनको ये पता तो चल गया कि पढ़ना क्या क्या है, लेकिन यह मुश्किल ये आती है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि किस हद तक पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने नहीं आए हैं। पीएचडी करने आते तो हर सब्जेक्ट के लिए 50 किताबें पढ़ी जाती, उस पे थेसिस लिखी जाती बड़ी बड़ी। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है एग्जाम को क्वालिफाई करना, दैट्स इट। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि कितनी गहराई तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे और पेपर को सिलेबस के साथ मिलाएंगे कि इस टॉपिक से इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो आने वाले समय में भी इस टॉपिक से इस तरह के सवाल बन सकते हैं। वो अपने मन में क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड और उसको तैयार करेंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ जो लोग होंगे, उनका क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है कि वो पहले एंड देखते हैं। एंड क्या है कि सिविल सर्वेंट बनना। एंड है सिविल सर्वेंट बनना। आप सिविल सर्वेंट बन गए, बने नहीं हैं, ये नहीं कि अब जो है सो बस दिमाग में बस ये दौड़ाना है कि अब हमारी पोस्टिंग यहां लग जाएगी, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। वो एज्यूम करते हैं कि हम सिविल सर्वेंट बन गए, अब मुझे काम क्या करना है। क्योंकि कोई भी रिक्रूटर जब कभी भी किसी को जॉब के लिए अपने सुटेबल कैंडिडेट को खोजता है, तो वो उस काम के लिए कैपेबल आदमी खोजता है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी को उठा करके तैयार करके उस काम के लिए लगा देता है। वो देखता है कि अगर मैनेजर के पोस्ट के लिए है तो देखेगा ना कि वो मैनेज करने के लिए कैपेबल है या नहीं। एक लेबर के पोस्ट के लिए देखेगा तो ये देखेगा ना कि वो उस काम को जानता है या नहीं। तो उसी तरह से रिक्रूटर क्या चाहता है वो ये एज्यूम करता है। तो सबसे पहले वो देखेगा कि सिविल सर्वेंट जो हैं उनका काम क्या है, कि मैं सिविल सर्वेंट जब बन गया हूं तो मेरा काम क्या है। तो काम है सोशल वेलफेयर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसी मेकिंग। आज के डेट में पॉलिसी का फ्रेमवर्क बना करके भी ब्यूरोक्रेट देते हैं, गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेचर में ले जाती है, वहां पे वो बिल होके पास होता है, अप्रूव होता है, उसके बाद फिर आ जाता है इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर, इसका मतलब सोसाइटी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ के बारे में जानना जरूरी है, तभी तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उससे सोसाइटी को मेंटेन करेंगे। और तीसरा पॉलिसी, तो सोसाइटी की नीड्स को जानना जरूरी है, उसके हिसाब से ही पॉलिसी बन सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सोशल वेलफेयर किसका करना है, किस सोसाइटी का। सोशल वेलफेयर जो करने आप चले हैं या फिर ब्यूरोक्रेट को सोशल वेलफेयर करना है, किसका करना है, सोसाइटी का। वेलफेयर तो सोसाइटी का होगा। अब सोसाइटी कौन सी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी, किस सोसाइटी की। तो एग्जाम हम किसका दे रहे हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज का। तो जब एग्जाम इंडियन सिविल सर्विसेज का दे रहे हैं तो हमको डेवलपमेंट किसका करना है, इंडियन सोसाइटी का करना है। तो हमें इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, तो सारी इंफॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए, इंडियन सोसाइटी की। और इंडियन सोसाइटी की इंफॉर्मेशन कैसे होगी, जब मुझे आइडिया ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया होगा, इंडिया का पता होगा, तभी तो हम जो है आइडिया के बारे, इंडिया के बारे में जब हमारा इंफॉर्मेशन होगा, तभी तो हम जो है इंडियन सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे कि यहाँ यहाँ समाज में क्या कुरीतियां हैं, क्या बुराइयां हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि ये कुरीतियां खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या कानून की जरूरत है जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहे हैं समाज में,
तो वो कानून लेकर उसको रेगुलेट करेंगे। अगर मानिए कहीं पे डिस्पैरिटी है तो अगर रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से कुछ हो रहा है कि एक शहर जो है सो बहुत अमीर हो गया और दूसरे गांव में पानी भी नहीं मिल रही है, तो गांव और शहर का बैलेंस जो है उसको बनाने के लिए हम रूरल डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो सबसे पहले आइडिया ऑफ इंडिया का होना जरूरी है। तो इसमें जो है दो टर्म है, एक है आइडिया और दूसरा है इंडिया। ठीक है, तो आइडिया क्या होता है? आइडिया होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में कुछ सारे इंफॉर्मेशन होना। ठीक है, तभी तो पता चलता है ना, अच्छा ये इस तरह का नेचर है, ये व्यक्ति इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को आइडिया कहते हैं। Information। और दूसरी तरफ इंडिया क्या है? इंडिया से क्या तात्पर्य है? इंडिया किसको मानते हैं इंडिया? तो उस भारत की खोज जो बुक लिखी है जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उस पे एक सीरियल बनाया गया था नेशनल पे, भारत की खोज नाम से ही। तो उसमें फर्स्ट एपिसोड में नेहरू जी जब एक गांव में जाते हैं तो लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। तो नेहरू जी उनसे पूछ रहे हैं कि आप भारत माता की जय का नारा तो लगा रहे हैं, पर ये भारत माता है कौन? तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत माता ये नदी है, ये पहाड़ है, ये धरती है। तो भारत माता ये नदी, पहाड़, ये धरती सब कुछ है, साथ में जो भारत की आवाम है, इंडियन पॉपुलेशन है, वो भी अपने आप में एक भारत माता है। क्यों? क्योंकि जब तक भारत में लोग नहीं हैं तब तक वो भारत नहीं है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ इंडिया, तो इंडिया को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चार चीजें इसके बारे में जाननी होगी। पहला कि भारत बना कैसे, हाउ इंडिया इज फॉर्म्ड, भारत बना कैसे। ठीक है, अब भारत जब बन गया तो ये किस सिस्टम से काम करता है? विच सिस्टम इज यूज टू रूल, या फिर इज यूज्ड टू गवर्न, शासन करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है। तीसरा कि इसके पास रिसोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि गवर्न करने के लिए रिसोर्स की जरूरत होगी, संसाधन होंगे, तभी तो आप जो है सो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और चौथा कि हु विल गवर्न, कौन शासन करेगा, कौन इनको रूल करेगा। ठीक है, तो आते हैं पहला। अब इन चारों क्वेश्चन का आंसर जैसे ही आप देते हैं, आपका जीएस का जो सिलेबस है, जीएस पेपर 1 to 4, वो पूरा हो जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। हाउ इंडिया इज फॉर्म्ड, तो क्या बात की हमने कि नदी, नाले, झरने, पहाड़, ये सब मिला करके इंडिया बनता है। ठीक है, तो नदी, नाले, झरने, पहाड़, मैदान, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? तो ज्योग्राफी क्या बताता है? ज्योग्राफी बताता है आपके टेरिटरी के अंदर क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडिया में है, तो इंडिया एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, कि कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे हम पहुंचे, कैसे यहाँ डेवलपमेंट हुआ और प्रेजेंट स्टेट में हम पहुंचे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड, ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर ही एक चीज है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है, इंडियन हेरिटेज, हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ के जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, तो उसमें देखेंगे कि कुछ ना कुछ जो है सो हमारे डिस्टिंक्ट सोशल कल्चर है। और लास्ट में क्योंकि पीपल है, तो इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में कौन है? लोग हैं। लोग हैं तो क्या होगा
कि उनके अपने कल्चर हैं, उनके अपने कस्टम हैं, वो अपने कुछ हेरिटेज को संभाल के रखना चाहते हैं, अपने कल्चर को मेंटेन करना चाहते हैं, अपने कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानकारी जरूरी होगी। अब हिस्ट्री कैसे बताएगा? तो जैसे 1947 में इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, तो 1950 से पहले क्या था स्थिति इंडिया का और 1950 के बाद क्या रहा? तो 1950 से पहले क्या इंडिया एक स्टेट था, जो स्टेट की बात हम आज करते हैं? इंडिया पहले क्या था? एक कंट्री था। और आज क्या है? स्टेट है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो कंट्री के लिए एक इमोशनल बॉन्डेज से हम जुड़े हुए थे, हमारे पास टेरिटरी भी थी, हमारे पास पॉपुलेशन भी था, हमारे पास सरकार भी थी। इन सब के बावजूद एक चीज की कमी थी, वो थी संप्रभुता, सोवरेंटी। लेकिन तो हम कंट्री रह गए। लेकिन जैसे ही 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और हमने डिक्लेयर किया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। अब यहाँ पे सोवरेंटी का कंट्री में जैसे ही सोवरेंटी का कंपोनेंट ऐड हुआ, हम क्या हो गए? स्टेट बन गए। तो नेचर ऑफ टेरिटरी चेंज हो गया, रूल चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या है? तो ये जीएस पेपर 1 हमें इंडिया के बेसिक जो सोसाइटी है, इंडिया का जो फिजिकल फीचर है, इंडिया का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि कोई भी चीज हम आज देख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। जहां हम बाल विवाह को बंद करने के लिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले चाइल्ड मैरिज हो रहा होगा तभी तो उसको बंद करने के लिए हमने कानून लाया। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज कब हो रहा था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। सती प्रथा उन्मूलन हुआ। सती प्रथा कहाँ था? इतिहास में। तो जब तक अपने इतिहास को हम नहीं जानेंगे, किसी विषय के मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में, किसी स्पेसिफिक इशू के बारे में, तो उसके प्रोस एंड कॉन्स को समझना मुश्किल होगा और उसके थ्रू हम आज के आकर के उसको रखना है, हटाना है, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब बन गया इंडिया स्टेट। अब जब इंडिया स्टेट बन गया तो कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है वो क्या है? गवर्नेंस, जीएस पेपर 2 में। अब गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? तो इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब डिसीजन कौन लेगा, कैसे लेगा? क्या जो मर्जी आए डिसीजन लेगा? तो उसके लिए क्या है? एक डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेशन है हमारे पास, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शन दिया हुआ है कि कौन होगा, कौन एग्जीक्यूटिव होगा, कौन जुडिशरी होगा, कौन लेजिस्लेचर होगा, उसके क्या काम होंगे, वो क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर जैसे आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या दिया हुआ है कि स्टेट को ये करना है। वहीं फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है कि स्टेट ये नहीं कर सकता। तो एक तरह से जो है सो करने के साथ साथ नहीं करने को भी डिफाइन किया गया है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नेंस के बाद जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है जीएस पेपर 2 में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसे होगा। तो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी है तो उसको फंक्शन कराने के लिए भी कुछ होगा। इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये जो बॉडीज हैं ये कैसे काम करते हैं? तो एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम करेंगे। ठीक है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम करेंगे उस पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी को पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो है पॉलिटी। अब क्या है? गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है कि सबको
इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी है फंडामेंटल राइट, सबको बराबर के अधिकार देने हैं सरकार को। तो बराबर का अधिकार कैसे दिया जाएगा और उससे क्या अचीव होगा? तो जब सबको बराबर का अधिकार देते हैं, जो पिछड़े हैं उनको आगे लेकर के आते हैं, सब बराबर होंगे तो क्या होगी? समाज में हार्मनी होगी, कम्युनल हार्मोनी होगी, लोगों में एक रास्ता आएगी, लोग समाज में हंसी खुशी रहेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको जब करेंगे तो इससे आएगा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। अब देखिए, ये इंडिया का सिस्टम है, लेकिन क्या है कि क्या इंडिया का सिस्टम अकेले अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। या फिर कोई भी कंट्री अकेले अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो उसके लिए क्या होता है? सिमिलर सिस्टम जो हमारे पड़ोस में हो, अगल-बगल दूसरे सिस्टम है, उनके साथ हमारा रिलेशन हो, जो है एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो वो क्या हो जाएगा? इसलिए इसके बाद जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब एक परिवार को हम अगर एग्जाम्पल लें, परिवार में भी कुछ कायदे कानून होते हैं, परिवार में एक मुखिया होता है जो डिसीजन लेता है, ठीक है। लेकिन क्या परिवार के पास अगर रिसोर्सेज नहीं हो, अगर पैसे नहीं हो, तो घर चलाना आसान होगा, मुश्किल होगा? ऑब्वियसली मुश्किल होगा। तो मुश्किल होगा, तो इसका मतलब रिसोर्सेज की जरूरत है, बिना रिसोर्सेज के कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता है। तो वो रिसोर्सेज क्या है? तो आप जीएस पेपर 3 में पढ़ते हैं, पहला टॉपिक लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, और दूसरा टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। अब टेक्नोलॉजी से आर्थिक विकास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? तो जब टेक्नोलॉजी से पहले जहां 4000 मजदूर किसी काम को करते थे और उनको 10 दिन लगता था, उतना प्रोडक्शन एक बड़े मशीन के जरिए 100 मजदूर 10 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है, आर्थिक वृद्धि होगी। लेकिन क्या आर्थिक वृद्धि होगी तो एक तरफ इसका रिपरकशन क्या होगा कि जो 900 लोग थे, या फिर जो 3900 लोग बचे 4000 में से, क्योंकि 100 लोग टेक्नोलॉजी की वजह से काम कर पाए, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, ये होगा, ठीक है। जहाँ माइंस में जहाँ 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई कि वो ऑटोमेटिकली खुदाई करना शुरू कर देगी, तो उस मशीन को रेगुलेट करने के लिए तो कम ही लोग चाहिए ना। तो फिर बाकी जो जाएंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास काम नहीं होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कि पैसे तो बढ़े, लेकिन क्या हुआ कि उसका रिपरकशन ये हुआ कि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, उनकी आजीविका पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। दूसरा, टेक्नोलॉजी जैसे ही जो है सो बेहतर तरीके में ज़्यादा होगी, तो टेक्नोलॉजी का रिपरकशन ये है कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ? इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पे, पर्यावरण और जैव विविधता, ठीक है। कैसे? अब उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन, आज के डेट में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, ठीक है। लेकिन मोबाइल खराब हो जाता है तो क्या होता है उसका? वो ई कचरा जनरेट करता है, ई वेस्ट जनरेट करता है, जिससे रेडिएशंस होते हैं जो कि डिग्रेडेबल नहीं होता है। अब उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, हमने डेवलपमेंट के नाम पे, हमने ग्रोथ के नाम पे जंगल को काट करके सड़कें बना दी। सड़क तो बन गए, लेकिन उस सड़क के बनने की वजह से जितनी पेड़ कटे, या फिर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जितनी पेड़ काटे गए, तो उतना जंगल तो फिर बढ़ा नहीं, पॉपुलेशन है। प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को मेंटेन रेगुलेट करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में, वो क्या हो गया? अब कम हो गया, तो पॉल्यूशन बढ़ गया। दूसरी तरफ जल्दी जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, गाड़ियां बनी, उनका पॉल्यूशन, उसकी वजह से आज दिल्ली में जो है सो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे नाक में मास्क लगा करके घूमना पड़ता है।
तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट रिपरकशन। दूसरा, अगर सभी जगह का सही से डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि रीजनल डिस्पैरिटी आएगी। डिस्पैरिटी का मतलब है कि दो तरह के लोग, दो जगह पर रहने वाले लोगों के इनकम में बहुत बड़ा गैप आएगा। एक जो बेरोजगार हुए थे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, उनके पास काम नहीं होगा तो वो आजीविका के लिए क्या करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट किससे होगी, सोसाइटी में हो सकती है जो अपर स्ट्राटा है उससे, और दूसरी तरफ किससे हो सकती है, गवर्नमेंट से। और इसकी वजह से नक्सलिज्म, है ना, एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद, नक्सलवाद, ये सब समाज में आता है। ठीक है, तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें लिखा हुआ है बायोडाइ इन्वायरमेंट के बाद, वो है सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, उदाहरण के लिए अगर बड़े बड़े डैम बनने लगेंगे तो डैम से क्या होता है, भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। लोग अगर जो है सो नदी का पानी, ठीक है, जैसे बालू निकाली जाती है, बालू की उगाही होती है, अगर बहुत ज्यादा रैम्पेंट उसमें से बालू निकाल लिया गया तो जमीन का जो तो पानी को सोखने की क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब बाढ़ आएगी बरसात के महीने में, तो जो नदी के किनारे गांव शहर बसे हुए हैं वहां पे फ्लड आ जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि अभी जैसे बिहार में फ्लड चल रहा है, ठीक है, असम में फ्लड की वजह से काजीरंगा जो मतलब नेशनल पार्क है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब ये चीजें हो रही हैं तो डिजास्टर आएगा तो उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। है कि नहीं। तो ये सिलेबस हो गया आपका जीएस पेपर 3 का। ये बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो, बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन कैसे हो, कि हमारा ग्रोथ भी हो और साथ में सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे, सततता भी बरकरार रहे। इसीलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे कि रिसोर्सेज तक की बात हो गई, लेकिन इन सब को करने वाला व्यक्ति कौन होगा। रिक्वायरमेंट किसकी है, एक इंडिविजुअल की, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है कि कैसे काम करना है, किस लिए काम करना है, किन रिसोर्सेज के साथ काम करना है। ठीक है, लेकिन वो इंडिविजुअल होगा कौन, तो उस इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल मतलब वो तो आएगा इसी सोसाइटी से। अगर मानिए सोसाइटी में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने वाला व्यक्ति होगा, एक होता है कि अगर मानिए कि मुझे न्याय नहीं मिला तो वो आदमी एक्टिविस्ट बन जाता है, वो आता है कि मैं अब सबको न्याय दिलाऊंगा, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं इस लेवल पे जाऊंगा कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी हो कि मैं लोगों के भले के लिए काम कर सकूं। तो यहाँ पे इस वजह से वो इंडिविजुअल आएगा। दूसरा, जो समाज में जो बेहतरी है और जहाँ बुराई है, तो एक जगह की चीज को दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट करेगा ताकि वहां की बुराई भी खत्म हो सके। ठीक है, तो ये करने वाला व्यक्ति कौन होगा, तो इंडिविजुअल होगा। उसका चरित्र क्या होगा, अगर मानिए एक करप्ट आदमी है, ठीक है, अगर हम मान लें कि एक करप्ट आदमी है, तो क्या करप्ट आदमी समाज की भलाई के लिए ज्यादा काम कर पाएगा, नहीं करेगा। क्या करेगा वो, कि अगर 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसको स्कूल बनाने और मैनेज करने के लिए, तो उसमें से 50 लाख रुपए वो अपने लिए रख लेगा। ठीक है, और बाकी 50 लाख का काम करेगा नहीं करेगा, ये एज्यूम किया जा सकता है, जरूरी नहीं। इसीलिए देखते हैं कि रैम्पेंट करप्शन की वजह से ही रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ी। इस 70 सालों के बाद भी भारत आज स्ट्रगल कर रहा है। आज भी जो है सो भारत हंगर इंडेक्स में उसका पायदान नीचे है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो बहुत ही रैम्पेंट है। एक रीजन जहां तरक्की करके बहुत आगे निकल गया, दूसरा रीजन बहुत बैकवर्ड रह गया, जिसको हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि रिसोर्सेज तो जो थे लिमिटेड थे ही,
लेकिन इस करप्शन और इंडिविजुअल जो कैपेबल नहीं था उसकी वजह से यहाँ पे क्या दिक्कत आई कि ये प्रॉब्लम्स बरकरार रहे। तो यहाँ पे हम क्या चाहेंगे, कैसा इंडिविजुअल होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। तो टॉपिक में लिखा हुआ है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। एक व्यक्ति जो होना चाहिए वो नैतिक मूल्यों पर खड़ा होना चाहिए, मोरल होने, उसकी मोरालिटी हाई होनी चाहिए, उसकी मोरालिटी सोशल वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज सिस्टम इस तरह से हो कि वो अपनी इंटीग्रिटी, अपनी सत्यनिष्ठा को बरकरार रख सके। ठीक है, सत्यनिष्ठा क्या होती है कि जो हमारे मन में है वही हमारे चेहरे पे है, इन ए पॉजिटिव वे। ठीक है, हमारा जो काम है हम उस दायित्व को पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे भी और उसको वहन भी करेंगे। और एप्टीट्यूड, आपकी अभिक्षमता, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं और आप अपनी क्षमता के हिसाब से उसका बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ सब में आप देखेंगे कि वेरियस सब्जेक्ट्स का एडिशन है, एक्यूमुलेशन है। एक यही है जिसमें आपको सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेड्स पे फोकस किया गया है। ये इकलौता पेपर है जो कि एक जगह 250 मार्क्स का है, सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेड की वजह से। बाकी सब में देखेंगे 3-4 सब्जेक्ट्स, जैसे पेपर 3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है। 4 पेपर मिला करके आपका 250 मार्क्स का बन रहा है। वही पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, 3 पेपर मिला करके आपका 250 मार्क्स का बन रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, चारों मिला करके आपका 250 मार्क्स का। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा वेटेज अगर रिक्रूटर ने इस पेपर को दिया है एक जगह ला करके इकलौता, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है कि एक बंदे में, एक व्यक्ति जो आज सिविल सर्वेंट बनने जा रहा है उसमें उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो, आप काम करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, सैलरी पर्क्स तो आपको मिलेंगे ही, सोशल रिकॉग्निशन भी मिलेगा, साथ में आप इस तरह से होने चाहिए कि अपने बेनिफिट्स के साथ सोशल वेलफेयर को इस तरह से कर सकें ताकि कंट्री नए आयामों को छुए। ठीक है, अब देखिए जीएस हम चले थे कहां से कि रिक्रूटर क्या चाहता है। तो प्रॉब्लम लिया था कि एक सिविल सर्वेंट का काम क्या है और उस काम को मैनेज करने के लिए ही ये सिलेबस हमारा पूरी तरह से जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल स्टडीज के पेपर को समझ सकते हैं। सिलेबस को याद रखना बहुत जरूरी है ताकि हम पढ़ते समय, जैसे न्यूज़पेपर ही पढ़ना है तो अब सिलेबस पता होगा, उसके कंटेंट पता होंगे तभी हम न्यूज़पेपर में छांट पाएंगे कि कौन सा मुझे न्यूज़ पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। ठीक है, अदरवाइज पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ने में 6 घंटे लग जाएंगे तो आप बाकी तैयारी कब करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस का इंपॉर्टेंस है और इसलिए इस सिलेबस को याद करना, समझना और समझने का ये तरीका कि एक ब्यूरोक्रेट की तरह समझें ताकि आप उसको उस हिसाब से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।